नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रेनबो गुरु परिवार में। करो तैयारी जीत की। और प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं जीके का ऑल इंडिया टेस्ट नंबर 52। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है रेनबो परिवार में। और मैं हूं आपके साथ आपका अपना रेनबो गुरु। तो सभी विद्यार्थी जल्दी से तैयार हो जाइए आज का टेस्ट देने के लिए। और सभी बच्चे डेली अपना जीके का स्कोर चेक किया करो कि आज हमने 40 में से कितने अंक प्राप्त किए, कितने हमारे सही थे, कितने हमारे गलत थे। ऐसे ही तैयारी की जाती है। डेली अपने आप को चेक कर लिया करो। तो सभी का हार्दिक स्वागत है, सभी को मेरा नमस्कार। आइए दोस्तों, मैं शुरू करता हूं आज की क्लास। और पहला सवाल कई परीक्षाओं में आ चुका है जीके का और आगे भी आता रहेगा। तो आप सभी ध्यान से प्रत्येक प्रश्न को पढ़ेंगे। दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ था? यानी कि दिल्ली सल्तनत आप इसको कह सकते हैं। परीक्षाओं में यही शब्द यूज किया गया है। दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ था? 1106, 1206, 1306 या फिर 1406? सही जवाब आप मुझे बताइएगा। दिल्ली सुल्तान या दिल्ली सल्तनत का शासन कब प्रारंभ हुआ? सभी प्यारे विद्यार्थी जल्दी से जुड़ जाइएगा। आज हमारा ऑल इंडिया का टेस्ट नंबर जीके का टेस्ट नंबर 52 है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत का शासन 1206 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। क्या हुआ था? 1206 ईस्वी में। बी ऑप्शन बताने वाले सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 2, लानोज कहाँ के घास स्थल है? इसे लानोज भी और लानो दोनों पुस्तकों में दोनों नाम दिए गए हैं। लानो कहाँ के घास स्थल है? ब्राजील, अर्जेंटीना, गुयाना या फिर चिली? चिली। लानोस घास के मैदान कहां पर पाए जाते हैं? सभी विद्यार्थी अपना सही उत्तर जल्दी से कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट में जल्दी जल्दी अपना सही उत्तर बताएंगे। तो बिल्कुल डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। लानोज घास के स्थल चिली देश में पाए जाते हैं, जिसकी राजधानी सैंटियागो है। चिली की राजधानी सैंटियागो है। सवाल नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि कार्य की दर कहलाती है? कार्य की दर कहलाती है कौन सी भौतिक राशि? शक्ति, ऊर्जा, संवेग या बल? शक्ति, ऊर्जा, संवेग या फिर बल? बताइए कौन सी भौतिक राशि कार्य की दर कहलाती है? बताइए जल्दी से। शक्ति, ऊर्जा, संवेग या बल? सभी विद्यार्थी अपना सही उत्तर जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहिए और अपना स्कोर चेक करिए। जितने आपके गलत होते हैं, डेली अपना जीके का स्कोर सुधारेंगे आप लोग। यही आप लोगों का कर्तव्य है। इसी पथ पर आपको चलते रहना है। एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। एक दिन जीके का अंत होगा। आप जरूर देखना बच्चे। और जिस भी विद्यार्थी ने शुरू के 50 टेस्ट जीके के नहीं दिए हो, तो कृपया करके एक एक टेस्ट डेली दे लो। बैक में जो पीछे 50 टेस्ट हो चुके हैं, बिल्कुल आपको परीक्षाओं में इनमें से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो कौन सी भौतिक राशि कार्य की दर कहलाती है? तो शक्ति। ए ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट है। सवाल नंबर 4, पंकज अडवाणी किस खेल से संबंधित है? पंकज अडवाणी किस खेल से संबंधित है? शतरंज, बैडमिंटन, टेनिस, स्नूकर? सही जवाब जल्दी से बताइए। शतरंज, बैडमिंटन, टेनिस या स्नूकर? बताइए बेटा जल्दी से सभी विद्यार्थी। पंकज अडवाणी का संबंध किस खेल से है? तो बिल्कुल याद रखिएगा, पंकज अडवाणी स्नूकर के बड़े फेमस खिलाड़ी हैं। तो चौथे सवाल का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। सभी विद्यार्थी याद रखिएगा, पंकज अडवाणी किस खेल से संबंधित है? स्नूकर से संबंधित है। आइए सवाल नंबर 5 की ओर। फ्रीडम फ्रॉम फायर पुस्तक का नाम है। फ्रीडम फ्रॉम फायर ये किसके द्वारा लिखी गई है? बेनजीर भुट्टो, आंग सेन सू की, नयनतारा सहगल या विक्रम आचार्य? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा।
चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। फ्रीडम फ्रॉम फायर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बताइए जल्दी से। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो बिल्कुल याद रखिएगा। फ्रीडम फ्रॉम फायर जो पुस्तक है, इसको आंग सैन सू की द्वारा लिखा गया है। बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल सही है। आइए सवाल नंबर 6 की ओर। संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष की गई है? 64वें संविधान संशोधन, 42वें, 61वें और 63वें। किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 साल से घटाकर, आज 18 हो ना, आज 18 है ना, 18 साल का व्यक्ति मतदान कर सकता है, तो कौन से संविधान संशोधन से ऐसा किया गया? बताइए। तो बिल्कुल याद रखिएगा, 61वें संविधान संशोधन द्वारा ऐसा किया गया था। चलिए सवाल नंबर 7 की ओर। विश्व व्यापार केंद्र यानी कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बात अगर करें, न्यूयॉर्क पर आतंकवादियों ने कब हमला किया था? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कहाँ है? न्यूयॉर्क पर। जिस पर कब हमला किया गया था बताइए। आपको पता ही होगा, अल कायदा के आतंकवादियों ने इस बिल्डिंग को नष्ट कर दिया था, जिससे लगभग 2,500 लोग मारे गए थे। और इन्होंने दो एरोप्लेन को हाईजैक कर लिया था, उन पर कब्जा कर लिया था, और उन्हीं को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकरवा दिया था। उनकी टक्कर लगवा दी थी इन्होंने। ठीक है बच्चे। अल कायदा के आतंकवादियों ने अल कायदा के आतंकवादियों ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कर दिया था। दो एरोप्लेन की टक्कर लगवा दी थी इस पूरी बड़ी की बड़ी बिल्डिंग में। तो 2600 के आसपास लोग मरे थे। ये हमला कब किया गया था? तो बिल्कुल 11 सितंबर 2001 को। सभी विद्यार्थी इसको याद रखना, ए ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल सही है। 11 सितंबर 2001। सवाल नंबर 8। अधातु ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं, क्या होते हैं? अधातु ऑक्साइड क्षारीय, अम्लीय, उभयधर्मी या उदासीन? बताइए, अधातु ऑक्साइड आमतौर पर कैसे होते हैं? अधातु ऑक्साइड आमतौर पर कैसे होते हैं? जल्दी बताइएगा। क्षारीय, अम्लीय, उभयधर्मी या उदासीन? सभी लोग कमेंट करते रहिए। और जो जो विद्यार्थी जुड़ चुका है हमारे आज के 52वें टेस्ट के साथ, सभी बच्चे आज की क्लास को फटाफट लाइक कर दीजिए। और जिस विद्यार्थी ने अभी तक चैनल ना सब्सक्राइब किया हो, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर रोजाना रात 8:30 बजे जीके का एक टेस्ट होता है। ये टेस्ट जो होता है डेली होता है। चलिए, अधातु ऑक्साइड कैसे होते हैं ये सभी बच्चे याद रखेंगे, अम्लीय होते हैं। बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चे, ये कैसे होते हैं? अधातु ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, एसिडिक होते हैं। चलिए सवाल नंबर 9 की ओर। किस तरल की समान मात्रा के लिए किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी? सवाल फिर से ध्यान से सुनिएगा। किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी? कौन सी प्रक्रिया सबसे स्लो स्लो होती है? क्वेथन, संघनन, वाष्पीकरण या हिमांक? कौन सा इसमें से प्रोसेस सबसे स्लो है, सबसे धीमा है? बताइए, इनमें से कौन सा सबसे स्लो है? चलिए, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है बच्चों, वाष्पीकरण। याद रखिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है, वाष्पीकरण। सवाल नंबर 10 की ओर। जजों की संख्या बढ़ाने का अधिकार भारत में इनके पास है। बताओ किसके पास है? कानून के पास, आयोग के पास, भारत के उच्च न्यायाधीश के पास, या भारत के राष्ट्रपति के पास, या संसद के पास? इसमें थोड़ी टाइपिंग की मिस्टेक है, आप ऑप्शन को ध्यान से सुनिए, मैं दोबारा बता देता हूं। देखो, जजों की संख्या अगर बढ़ानी हो तो पहला ऑप्शन है कानून आयोग,
दूसरा ऑप्शन है भारत के उच्च न्यायाधीश, तीसरा ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति और चौथा ऑप्शन है संसद। तो सभी बच्चे याद रखना, स्पेशल क्वेश्चन है। जजों की संख्या अगर बढ़ानी हो तो केवल अधिकार संसद के पास है। इस सवाल का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। मैं पीडीएफ में इसको करेक्ट करा दूंगा। संसद इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए सवाल नंबर 11 की ओर। न्याय सूत्र किसने लिखी है? न्याय सूत्र किसने लिखी है? कपिल, चरक, व्यास, गौतम। बताइए न्याय सूत्र किसने लिखी है? कपिल ने, चरक ने, व्यास ने या गौतम ने? बताइए जल्दी से। ABCD में अपना सही उत्तर जल्दी जल्दी कमेंट करिए बच्चा। चलिए तो याद रखिएगा, न्याय सूत्र गौतम ने लिखी है। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। किसने लिखी है? न्याय सूत्र गौतम ने लिखी है। आइए सवाल नंबर 12। 12वां सवाल कहता है प्रतिध्वनि यानी इको यानी के गूंज, प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी मीटर में कितनी होनी चाहिए? 10 मीटर, 10 मीटर, 13 मीटर, 17 मीटर या 21 मीटर? बताइए। प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी मीटर में कितनी होनी चाहिए? 10, 13, 17 या 21? सही जवाब अपना बताइएगा। चलिए तो सभी याद रखिएगा, कम से कम 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर। सी ऑप्शन इसका जिसने बताया बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 13। मसाई जनजाति किस देश की जनजाति है? मसाई जनजाति किस देश में रहती है? जर्मनी, भारत, ऑस्ट्रेलिया या फिर केनिया? जल्दी जल्दी बताइए। ABCD बिल्कुल फास्ट क्लास होती है। आप सभी लोग एक्टिव रहिए और अपना सही उत्तर फटाफट टाइप करते रहिए। सभी विद्यार्थी जो भी अभी जुड़े हैं क्लास को जरूर लाइक कर दीजिए और एक बार शेयर कर दीजिए। सभी बच्चे क्लास खत्म होते ही क्लास को जरूर शेयर कर दिया करो। तो मसाई जनजाति केनिया में रहती है। डी ऑप्शन बताने वाले सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल सही है। मसाई जनजाति केनिया में रहती है। सवाल नंबर 14। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया? बताइए। प्रकाश की क्वांटम थ्योरी किसने दी? किसके द्वारा दी गई है? आइंस्टाइन, न्यूटन, फैराडे या प्लांक? चार ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से अपना एक उत्तर बताइए। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो सभी बच्चे ध्यान से सुन लीजिए। जो प्रकाश की क्वांटम थ्योरी है वो प्लांक के द्वारा दी गई। तो डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट हो जाता है बच्चे, प्लांक। आइए बढ़ते हैं सवाल नंबर 15 की ओर। दंफा बाघ आरक्षित क्षेत्र कहाँ है? बताइए, जल्दी कमेंट करिए। दंफा की बात हो रही है। दंफा बाघ आरक्षित क्षेत्र कहाँ है? नागालैंड, मिजोरम, कर्नाटक या फिर केरल? दंपा बाघ आरक्षित क्षेत्र कहां पर है बच्चों? जल्दी अपना सही उत्तर बताइए। नागालैंड, मिजोरम, कर्नाटक या फिर केरल में? तो चलिए प्यारे बच्चों, मैं बता देता हूं। जो दंपा बाघ आरक्षित क्षेत्र है वह आपका मिजोरम में स्थित है। सी ऑप्शन नहीं बच्चों, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। दंपा आरक्षित क्षेत्र मिजोरम में स्थित है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 क्या कहता है? देखिए, संसदीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। देखो, संसदीय सरकार का क्या मतलब है? जहां पर संसद होती है, जैसे भारत में संसद है ना, जिसके दो सदन है,
लोकसभा और राज्यसभा। तो जो संसद वाली सरकार होती है उसका सबसे अच्छा लक्षण कौन सा होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से पढ़िए और बताइए। संसद की संप्रभुता, कार्यपालिका का विधायिका से के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व, विधि का शासन या फिर बहुमत का शासन। बताओ संसदीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण कौन सा है? तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। कार्यपालिका का विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व जो होता है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है संसदीय सरकार का। कार्यपालिका का विधायिका के प्रति जो सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट लक्षण है संसदीय सरकार का। सवाल नंबर 17, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान किसके मस्तिष्क की उपज थी? देखो, ये बाल्कन प्लान बनाया गया था जब भारत का बंटवारा होना था। ठीक है बच्चे, भारत के बंटवारे के लिए ये बाल्कन प्लान का संबंध भारत के बंटवारे से है। ये बाल्कन प्लान किसके मस्तिष्क में आया? बताइए। डब्ल्यू चर्चिल यानी कि विंस्टन चर्चिल, मोहम्मद अली जिन्ना, लॉर्ड माउंटबेटन या पीवी मेनन? बताइए बच्चा, बाल्कन प्लान किसके मस्तिष्क की उपज थी? तो लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का बंटवारा किसने किया था? लॉर्ड माउंटबेटन ने। तो सभी याद रखना, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकी गलत है। सवाल नंबर 18, हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धता पर निर्भर है? जो हरित क्रांति की सफलता पाई है या हुई है, वो निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धता पर निर्भर है? बीजों की उच्च पैदावार किस्म, पर्याप्त सिंचाई सुविधा, रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक या फिर ये सभी? जल्दी बताइए, हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धता पर निर्भर है? बीजों की उच्च पैदावार किस्म, पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं, रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक या फिर ये सभी? तो मैं आपको बता देता हूं, जो हरित क्रांति की सफलता है वो इन सभी पर निर्भर है, यानी कि बीजों की उच्च पैदावार वाली किस्म, पर्याप्त सिंचाई की सुविधाएं और रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक, इन सब पर निर्भर है हरित क्रांति की सफलता। चलिए सवाल नंबर 19 की ओर। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? 19वां सवाल देखिए। ताम्रपाषाण काल में जो महाराष्ट्र के लोग थे, वे मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर या फिर पश्चिम से पूर्व की ओर? बताइए, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, पढ़कर आपको पता भी लग रहा होगा। ताम्रपाषाण काल में जो महाराष्ट्र के लोग थे, वे मुर्दों के शरीर को फर्श के नीचे दफनाते थे। और किस दिशा में दफनाते थे? सभी याद रखिएगा, उत्तर से दक्षिण की ओर। इस सवाल का करेक्ट उत्तर ए हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। आइए सवाल नंबर 20 की ओर। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? सभी लोग इस सवाल का जरूर करेक्ट आंसर बताइए, क्योंकि सभी जानते हैं कौन सा सांप घोंसला बनाता है। चैन वाइपर, किंग कोबरा, करैच सांप या सो इस स्केल्डर स्केल्डर? बताइए, कौन सा एक सांप है दुनिया में जो अपना घोंसला बनाता है? तो बिल्कुल किंग कोबरा।
इस सवाल का करेक्ट आंसर बी हो जाता है। कौन सा सांप घोंसला बनाता है? किंग कोबरा घोंसला बनाता है। सवाल नंबर 21, निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के प्रारंभिक अधिवेशन को 3 दिवसीय तमाशा बताया था? भाई वाह, कितना प्यारा सवाल है। निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के प्रारंभिक अधिवेशन को 3 दिवसीय तमाशा बताया था? अश्वनी कुमार दत्त, रमेश चंद्र दत्त, विलियम बोर्डरबर्न या लॉर्ड डफरिन? सवाल नंबर 21, बताइए किसने कांग्रेस के पहले अधिवेशन को या प्रारंभिक अधिवेशन को 3 दिवसीय तमाशा बताया था? जल्दी बताइए। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों अश्वनी कुमार दत्त, यानी ए ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल सही है, अश्वनी कुमार दत्त। सवाल नंबर 22, विश्व में उपयोग में लाई जाने वाली पहली धातु कौन सी है? तांबा, सोना, चांदी या फिर लोहा? विश्व में उपयोग में सबसे पहले कौन सी धातु लाई गई? तो सभी जानते हैं तांबा इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। सवाल नंबर 23, जल का वस्तु में परिवर्तन होना कैसा कैसा परिवर्तन है? बताइए, जल का वस्तु में परिवर्तन कैसा परिवर्तन कहलाता है? प्राकृतिक, भौतिक, रासायनिक, जैविक? बताइए कैसा परिवर्तन है जल का वस्तु में? प्राकृतिक, भौतिक, रासायनिक, जैविक? सवाल नंबर 23, तो बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ये भौतिक परिवर्तन कहलाता है, भौतिक। सवाल नंबर 24 की ओर आइए। क्या कहता है? हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन को जेब में रखने की मनाही होती है, क्योंकि पेन से स्याही निकलने लगती है ना, और आपकी शर्ट खराब हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? वायु दाब में कमी के कारण, वायु दाब में वृद्धि के कारण, स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण, या अत्यधिक भार के कारण? ऐसा क्यों होता है बताइए। बताइए बच्चों, पेन से स्याही निकल जाती है जब आप एरोप्लेन में यात्रा करोगे। हमारी ईश्वर से यही दुआ है मेरे सभी प्यारे बच्चे दूर दूर नौकरी पर लगे और सब एरोप्लेन से अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने जाएं। चलिए, तो आप कोई भी अपनी जेब में पेन मत रखना, क्योंकि वायु दाब कम हो जाता है और पेन की स्याही निकल जाती है। तो बिल्कुल सवाल नंबर 24 का ए ऑप्शन करेक्ट है। देखो, अगर आप बात करो पृथ्वी की, पृथ्वी पर वायु दाब ज्यादा होता है जो स्याही को बाहर नहीं निकलने देता। जैसे ही आप हवा में ऊपर उड़ोगे, वो वायु का प्रेशर कम हो जाता है, तो वो स्याही बाहर को निकल जाती है। बस छोटा सा इसका कारण है। चलिए सवाल नंबर 25 की ओर। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा किस में जमा होती है? कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में, या ग्लाइकोजन के रूप में? बताइए, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा किस में जमा होती है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या ग्लाइकोजन? बताइए बच्चा। तो हमारी जो ऊर्जा जमा होती है, देखो, ऊर्जा मिलती तो कार्बोहाइड्रेट से है, पर जमा होती है ग्लाइकोजन के रूप में। तो डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट है। सवाल नंबर 26, नाखून काटते समय हमें दर्द नहीं होता, क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बने होते हैं, जिनमें रक्त नहीं होता या रक्त नहीं चलता। नाखून शरीर का बेकार हिस्सा है। नाखून कैल्शियम फॉस्फेट से बने होते हैं, और उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता, क्योंकि क्यों नहीं होता? 4 ऑप्शन है, ध्यान से पढ़िए और बताइए। सभी अपने नाखून काटते होंगे हर 4 महीने में, है ना? चलिए,
तो नाखून काटते समय दर्द नहीं होता, क्योंकि ए ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट है। नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बने होते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता। ए ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट है। आइए सवाल नंबर 27। 1582 में टोडरमल को कौन सा पद दिया गया? बताइए। खान ए सामान, मीर बख्शी, दीवान ए अशरफ, सद्र उस सदूर। बताइए, टोडरमल को कौन सा पद दिया गया था? दिया गया था। सवाल नंबर 27। क्या है इस सवाल का सही जवाब? तो बिल्कुल याद रखिएगा प्यारे बच्चों, टोडरमल को 1582 में दीवान ए अशरफ का पद दिया गया था। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 28। बजट एक लेख पत्र है सरकार की मौद्रिक नीति का, वाणिज्य नीति का, राजकोषीय नीति का, या फिर मुद्रा बचत नीति का। बताओ बजट किसका लेख पत्र है? तो बिल्कुल याद रखना, सरकार की राजकोषीय नीति का बजट एक लेख पत्र है। सी ऑप्शन करेक्ट है, सरकार की राजकोषीय नीति का। सवाल नंबर 29। राष्ट्रीय जैव विविधता अथॉरिटी का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय जैव विविधता अथॉरिटी बंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, न्यू दिल्ली या नई दिल्ली, कहाँ है बताइए? जैव विविधता अथॉरिटी का मुख्यालय। सभी लोग जो अपना सही सही उत्तर जल्दी जल्दी कमेंट करिए, और जिसने अभी तक क्लास को लाइक ना किया हो जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए। आपके लाइक करने से हमारी ऊर्जा बढ़ती है, हमारा साहस बढ़ता है। चलिए, क्योंकि रात रात भर जग जग कर आपके लिए सवाल बनाए जाते हैं, पीडीएफ बनाई जाती है। तो जैव विविधता अथॉरिटी का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 30। राष्ट्रीय अजैविक दबाव प्रबंधन संस्थान कहां है? बताइए। बस संडे की आपकी छुट्टी होती है, जीके की क्लास की केवल संडे की छुट्टी होती है, बाकी डेली क्लास चलती है। रात को रोजाना 8:30 बजे जीके का टेस्ट चलता है। आप सभी विद्यार्थी डेली अपना जीके का टेस्ट दिया करो, और संडे वाले दिन बैठकर पूरे हफ्ते का रिवीजन कर लिया करो। पूरे हफ्ते की क्लास का रिवीजन कर लिया करो। तो राष्ट्रीय अजैविक दबाव प्रबंधन संस्थान कहाँ है? मालेगांव, बीकानेर, हैदराबाद या फिर करनाल। तो सभी याद रखिएगा, सवाल नंबर 30 का सही जवाब ए हो जाएगा। माले गांव में स्थित है। सवाल नंबर 31। भारत के संविधान में उल्लिखित निम्न में से कौन सा अधिकार मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा में उल्लिखित नहीं है? फिर से सवाल मैं पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिएगा। भारत के संविधान में निम्न में से कौन सा अधिकार मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा में उल्लिखित नहीं है? समान नागरिक संहिता, जंगलों का संरक्षण, सुधारों की सुरक्षा, जंगलों का संरक्षण, सुधार सुरक्षा। ठीक है, ये एक ही ऑप्शन है, ये एक ही है। तो बताओ, ए और बी दोनों, केवल बी, ए और बी दोनों नहीं, या केवल ए? सवाल नंबर 31 का सही जवाब बताइए। तो देखो मैं बताता हूं, समान नागरिक संहिता और जंगलों का संरक्षण, सुधार, सुरक्षा, ये सभी मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा में उल्लिखित नहीं है। तो दोनों, ए और बी दोनों। सवाल नंबर 32। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी, आईपीसी इंडियन पीनल कोड सुना ही होगा, कि दो धाराएं मैंने दी है, धारा 359 और 374, किस कृत्यों से संबंधित है? बताइए, ये किस कृत्य से संबंधित है? सवाल नंबर 32 कहता है कि आईपीसी की धाराएं 359 तथा 374 ये किससे संबंधित है? बताइए। हत्या का प्रयास करना, प्राकृतिक अपराध यानी जोर जबरदस्ती वगैरह करना, सी ऑप्शन बलात्कार सहित यौन अपराध करना, या डी ऑप्शन अपहरण, बहला फुसलाकर भगा ले जाना, गुलामी और जबरन मजदूरी कराना। बताइए सवाल नंबर 32 का सही जवाब क्या होगा? क्या होगा बताइए।
भारतीय दंड संहिता की ये जो दोनों धाराएं दी है ना, इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। अपहरण कर लेना किसी का, किसी को भगा ले जाकर गुलामी करना, गुलामी करवाना उससे, और किसी से जबरन अगर कोई मजदूरी कराता हो तो उस पर ये दोनों धाराएं लगेगी, 359 और 374। सवाल नंबर 33, खिलाड़ियों के खिलाड़ियों में पैर की बीमारी की निम्न में से कौन सी वजह है? खिलाड़ियों के ज्यादातर पैरों में बीमारी हो जाती है, किस वजह के कारण? राइनो वायरस के कारण, ऑर्थोमिक्सो वायरस, या ट्राइकोफाइटन, या बेरीब्रियो कोलेकर के कारण? खिलाड़ियों के पैरों में बीमारी किसकी वजह से होती है, बताइए। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ट्राइकोफाइटन की वजह से ऐसा होता है। किसकी वजह से ऐसा होता है? ट्राइकोफाइटन की वजह से ऐसा होता है। तो 33वें का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 34 की ओर। निम्नलिखित संवैधानिक निकायों में से किसके पास कानून बनाने के मामले में सबसे कम अधिकार है? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है पॉलिटी का, तो ध्यान से सुनिए। किसके पास कानून बनाने का सबसे कम अधिकार होता है? विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा की परिषद, या फिर विधानसभा? बताइए किसके पास सबसे कम अधिकार है या सबसे कम पावर है? चार ऑप्शन है, ध्यान से सुनना और ध्यान से इसको सही जवाब अपना देना। बड़ा प्यारा सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है। सभी लोग लाइक कर दो भाई क्लास को। जिसने अभी तक हमारी क्लास लाइक ना की हो ना, जल्दी से लाइक कर दो। बिल्कुल वर्दी लेके रहेंगे अब हम, जीत की तैयारी में है बस। अब हम बताइए, कानून बनाने के मामले में सबसे कम अधिकार किसके पास है? तो याद रखिएगा, सीधी सी बात है, विधान परिषद के पास सबसे कम अधिकार होता है। ए ऑप्शन जिसने बच्चे ने बताया बिल्कुल सही बताया, विधान परिषद के पास सबसे कम अधिकार है। सवाल नंबर 35, धौलागिरी शिखर का दूसरा नाम क्या है? दक्षिण शिखर, पश्चिम शिखर, श्वेत पर्वत, या परमानंद दायिनी देवी? बताइए धौलागिरी शिखर का दूसरा नाम। मैं देखता हूं कितने बच्चे इस सवाल को पकड़ पाते हैं, चालाकी पकड़ पाते हैं। धौलागिरी शिखर का दूसरा नाम, दक्षिण शिखर, पश्चिम शिखर, श्वेत पर्वत, या परमानंद दायिनी देवी? धौलागिरी शिखर की बात हो रही है, इसका दूसरा नाम एक और है। कौन सा है जल्दी बताओ। कमेंट फास्ट बच्चों, कमेंट फास्ट। तो बिल्कुल श्वेत पर्वत, बिल्कुल इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। यहां पर 35वें सवाल का सी बिल्कुल सही है, श्वेत पर्वत। सवाल नंबर 36, निम्न में से कौन सी संविधान सभा की एक समिति है या थी जो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में संयोजित नहीं हुई थी? कौन सी समिति नेहरू की अध्यक्षता में संयोजित नहीं हुई? संघ शक्तियों की समिति, संचालन समिति, राज्य की समिति, या संघ संविधान समिति? बताइए कौन सी समिति जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में संयोजित नहीं हुई? संघ शक्तियों की समिति, संचालन समिति, राज्य की समिति, या संघ संविधान समिति? तो नॉर्मल सी बात है, संचालन समिति का संबंध जवाहरलाल नेहरू से बिल्कुल नहीं है। बी ऑप्शन इस सवाल का करेक्ट हो जाता है। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में संचालन समिति कभी भी संयोजित नहीं हुई। सवाल नंबर 37 की ओर आते हैं। दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के प्रावधान को शामिल करती है कौन सी 10वीं अनुसूची? ये संविधान में कब जोड़ी गई? जल्दी बता दो, कौन कौन जानता है? 10वीं 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी संविधान में? जल्दी बताओ, 1951, 1989, 1985, या फिर 1992? थोड़ा जल्दी जल्दी बताइए।
10वीं अनुसूची का संबंध है, कोई पार्टी जीतने या हारने के बाद किसी के पास नहीं जा सकती, दल परिवर्तन नहीं कर सकती। ये थोड़ी तुम हार गए या जीत गए तो तुम जीतने के बाद किसी पार्टी के साथ जाकर मिल सकते हो, बिल्कुल नहीं मिल सकते। ऐसा 10वीं अनुसूची में दिया गया। दल बदल संबंधी कानून या नियम दिया गया। कब जोड़ा गया? 1985 में। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। जिसने सी बताया बिल्कुल सही है, 1985। आइए सवाल नंबर 38 की ओर। निम्नलिखित को उच्चतम से निम्नतम पद के क्रम में लगाइए। उच्चतम से निम्नतम यानी सबसे ऊपर पद इनमें से कौन सा है और सबसे छोटा पद कौन सा है, इन चारों में से बढ़ते से घटते क्रम में लगाना है। तो कैबिनेट सचिव, कलेक्टर, संभागीय आयुक्त या प्रमुख सचिव। बताओ पहले इनमें सबसे बड़ा कौन सा होता है? सबसे बड़ा इनमें से कौन सा होता है? तो ध्यान से सुनना भाई। सबसे बड़ा होता है इनमें से कैबिनेट सचिव, उससे छोटा होता है प्रमुख सचिव, उससे छोटा होता है संभागीय आयुक्त और सबसे छोटा होता है कलेक्टर। तो इसमें क्या करेक्ट हो जाएगा? ए डी सी बी, यानी चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। चारों पदों में सबसे बड़ा कौन होता है? कैबिनेट सचिव, फिर प्रमुख सचिव, फिर संभागीय आयुक्त और सबसे छोटा इन चारों में होता है कलेक्टर। तो 38वें सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहां पर स्थित है? सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहां पर स्थित है? फूलपुर यूपी, हजीरा गुजरात, हल्दिया पश्चिम बंगाल या सिवाना बिहार। बताइए कहां पर स्थित है भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना जो सहकारिता क्षेत्र में है? बताइए। इतना कठिन नहीं है कि आप बता नहीं पाएंगे। तो फूलपुर, उत्तर प्रदेश, अपने यूपी के फूलपुर में सार्व सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना स्थित है, उत्तर प्रदेश के फूलपुर में। सवाल नंबर 40 और आज के टेस्ट का अंतिम सवाल। भारत के आर्थिक सुधारों का जनक किसे कहा जाता है? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, कभी नहीं पढ़ा होगा आपने। जल्दी बताइए, भारत के आर्थिक सुधारों का जनक किसे कहते हैं? और प्यारे बच्चों, आज का टेस्ट कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताकर जाना। क्लास को लाइक भी करके जाना, शेयर करके जाना, और जिसने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जो भारत के आर्थिक सुधार का जनक कहा जाता है, इनमें से किसे कहा जाता है? याद रखना, मनमोहन सिंह को कहा जाता है। सी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट है। और कौन बच्चा बता के जाएगा कि मनमोहन सिंह को आरबीआई का गवर्नर किस वर्ष बनाया गया? मुझे जल्दी कमेंट बॉक्स में टाइप करके अपना सही उत्तर बताइए। 40वें सवाल का उत्तर तो सी है कि भारत के आर्थिक सुधारों का जनक मनमोहन सिंह को कहते हैं। अब कौन बच्चा बताएगा कि भारत के प्रधानमंत्री रह चुके मनमोहन सिंह को आरबीआई का गवर्नर भी बनाया गया और किस वर्ष बनाया गया, ये आप बताएंगे। ये सवाल आप सभी के लिए है। मुझे जल्दी से कमेंट करके कहीं से भी बताओ, मुझे इस सवाल का करेक्ट उत्तर बताइए। तो आज का हमारा जीके का 52वां टेस्ट आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। अब हम मिलते हैं मंडे में, संडे की छुट्टी रहती है, बाकी 6 दिन क्लास हमारी रोजाना रात 8:30 बजे अपने समय पर चलती है। तो अब सभी प्यारे विद्यार्थियों को गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। आप सभी खुश रहिए। ठीक है बच्चों, और सभी दिल से मेहनत करिए, बिल्कुल अपने अंदर जोश जगाइए। आप थे रेनबो गुरु के साथ। करो तैयारी जीत की, जीके टेस्ट सीरीज के 52वें टेस्ट में।